सबको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप शर्मा है। मैं दिल्ली में एनेस्थिस्ट और आईसीयू केयर करता हूँ। और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि बीएलएस ट्रेनिंग जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हम अगली वेव के लिए या अगले पेंडेमिक के लिए वैसे तो ना हो, अगर इन केस होता है तो हम उसके लिए तैयार करें। बेसिक लाइफ सपोर्ट मेरा टॉपिक है। बेसिक लाइफ सपोर्ट बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ सीपीआर। सीपीआर एक तकनीक है जिससे कि हम जो मरीज़ या हमारे घर में भी या बाकी लोग जो एक्सीडेंट में, ट्रॉमा में, जिनको डेथ होने का डर रहता है या फिर जिनकी डेथ हो सकती है, तो उनको लिए हम कैसे उनको रिससिटेट करें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, जहां पर हम उन्हें बचा सकें। बेसिक लाइफ सपोर्ट में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि चेक द रिस्पॉन्सिवनेस। चेक द रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि हमें सबसे पहले ये श्योर करना होगा कि जो मरीज़ या जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं वो उसको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। हो सकता है वो पर्सन गहरी नींद में सो रहा हो या फिर उसको कोई एडिक्शन या ड्रग कोई इंटेक में हो, तो हमें उससे पहले हम उसे टैप करेंगे। टैप कैसे करेंगे? या तो हम उसकी कॉलर बोन पे हाथ मार के करेंगे, क्या आप ठीक हैं भैया, आप ठीक हो। और एक दूसरा तरीका और है, एक शेक एंड शाउट कहते हैं हम। शेक एंड शाउट में हमने मरीज को पकड़ा, उसको हमने हिलाया। बट इसमें हमें खतरा ये है कि हम जो एक्सीडेंट ट्रॉमा वाले केसेस हैं उनमें हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसकी सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है तो हम जैसे शेक एंड शाउट करेंगे तो उसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में उसको ट्रॉमा पहुंचेगा। तो हमें सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन जो एटीएलएस बेसिकली ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है, वो भी एसीएलएस की तरह ही है। तो उसकी गाइडलाइंस और उसकी रिकमेंडेशन ये है कि हम उसको शेक एंड शाउट नहीं करेंगे, हम खाली टैप करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा चेक द रिस्पॉन्सिवनेस हो गया। दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि अगर हमें जब वो पर्सन हमें रिस्पॉन्स नहीं देता है तो हम ये मान के चलेंगे कि इस व्यक्ति को कोई ना कोई दिक्कत है। तो हम उसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो पहले एबीसी थी, बट अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो सीएबी हो गई, कैप कह सकते हो आप। उससे पहले, ये सब करने से पहले एक टर्म आती है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब है कि हमें सबसे पहले अपने आप को भी बचाना है और मरीज को भी बचाना है। फॉर एग्जाम्पल, पता लगा कि एक बिजली के खंभे से कहीं करंट लग गया, तो हमें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि वो करंट हमको ना लगे। तो हम उस पर्सन को ग्लव्स पहन के या लकड़ी से उसको हटा के, या पेशेंट को ड्राउनिंग करना है तो हमें जिसको स्विमिंग आती है वही आदमी उसमें कूदेगा और उसे बचा के लेके आएगा। या फिर कोई सड़क पे एक्सीडेंट है तो हम उसको उसकी साइड में पहले लेके जाएंगे। हम सड़क के बीच में सीपीआर या ये बीएलएस नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी के बाद अब जो हम आगे प्रोसीड करेंगे, चेक द रिस्पॉन्सिवनेस हमने कर ली। उसके बाद हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, अकेले हमारी लिमिटेशन है। हम उसके लिए हमें क्या कहते हैं, अलर्ट साउंड करना होगा। अलर्ट साउंड करने का मतलब है कि हमें कॉल द हेल्प के लिए हम जो हमारी गवर्नमेंट की कैट्स की एम्बुलेंस है या 102 है, जो भी नंबर्स हैं, या फिर अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, हॉस्पिटल में हैं, या फैक्ट्रीज या क्या कहते हैं एयरपोर्ट, तो वहाँ पर एक डेडिकेटेड एक नंबर होना चाहिए जो सबको पता होना चाहिए कि भाई अगर किसी को इस तरह की कंडीशन आएगी तो हमें 222, 555, 111 जो भी वहाँ का नंबर है उसको हमें एकदम उसको बताना है और क्लियर कट बताना है। कि जैसे हमें दिल्ली पे आईटीओ फ्लाईओवर पे यहाँ पर हमें क्या कहते हैं बीएलएस उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसको हम टेक्निकली कोड ब्लू भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो कोड ब्लू जो है ये हॉस्पिटल वर्कर्स उनके लिए है। जो नॉर्मल लेमैन वर्कर है या लेमैन पर्सन है वो नॉर्मली कैट एम्बुलेंस या 102 पे कॉल कर सकता है। इसके बाद हमने फिर जो सीएबी में सबसे पहली चीज़ कंप्रेशन आएगी। कंप्रेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा हार्ट हमारा दो बोन के बीच में नेचर ने उसको बंद कर रखा है या सेफ कर रखा है। जो ऊपर वाली बोन है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं, उसके साइड में रिब्स होती हैं, पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो नेचर ने इसको बड़ी सुरक्षित ढंग से रखा हुआ है। तो ये पंप करता रहता है ना, एवरी मिनट एवरी सेकंड पंप करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में और जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड जाता रहता है। और ब्रेन की वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। जो हम बात कर रहे हैं, मैं भी इस टाइम जो आपसे बात कर रहा हूँ, आप जो मुझे सुन पा रहे हैं या मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, ये सब मेरे ब्रेन के फंक्शंस और इसको ब्लड जो दे रहा है वो हार्ट दे रहा है। तो इस हार्ट को पंपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3
मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए भी या 3 मिनट के लिए ब्रेन को अगर सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो पर्सन कोमा में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोमा में चला गया, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो हमें ये जल्दी से जल्दी शुरू करना है। तो कंप्रेशन हमने देना कहाँ है? अब दूसरी चीज़ ये है, जो हमारी ये निप्पल, दोनों निप्पल हैं, इनकी जो लाइन है इसको हम निप्पल की दोनों इसको लाइन को हम कनेक्ट करेंगे, या तो हम इसी पॉइंट पे स्टर्नम, ये हमारी स्टर्नम है ना, जो राम जी ने बोला था ना, वो हनुमान जी ने फाड़ दिया था, राम जी को दिखाया था, तो ये वो वाली हड्डी है। इसके ऊपर हमने इन बिटवीन द निप्पल, इस पॉइंट के ऊपर हमने इसको, या फिर नीचे, बिल्कुल नीचे नहीं देना, यहाँ पे जाइफाइड बोन होती है, अगर ये टूट जाएगी तो ये मेजर ऑर्गन्स और हार्ट को डैमेज कर देगी। तो हमने इतने बीच में ही अपने हाथ को रखना है। तो हाथ को भी कैसे रखना है? हमने हाथ को, इस हाथ को हम ऐसे इंटरलॉकिंग बोलते हैं, ये एक, और ये थंब से यहाँ से हमने इसको कंप्रेशन देने हैं, और जो फोर्स है वो हमारी शोल्डर से आनी चाहिए। ये हाथ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये हाथ हमारा फोल्ड हो गया तो ये फोर्स डिलीवर नहीं होगी, क्योंकि कंप्रेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए वैसे मैनिकिन डमीज होती हैं, उन पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल हाथ स्ट्रेट रखने हैं। यहाँ से हम क्या कहते हैं, फोर्स देंगे। और एक तो कंप्रेशन हो गया, हमने कहाँ देना वो बता दिया। दूसरा है कि कितने रेट पे देंगे। इसका जो आजकल क्वालिटी CPR एक टर्म है, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। क्वालिटी CPR में ये कहते हैं कि 100 से 120 पर मिनट आपको कंप्रेशन देना है, 100 से 120, ये है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1001, या मतलब मन में काउंटिंग कर लीजिए या कुछ कर लीजिए। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आएगा। 100 से 120 कंप्रेशन आपने स्टार्ट कर देने हैं, और ये कंप्रेशन 5 साइकिल आपने ये करने हैं। और कंप्रेशन देने के बाद में आपने फिर इसको सी के बाद आपका ए आएगा। ए में एयरवे आपने देखना है कि एयरवे जो है उसमें कुछ फंसा तो नहीं है। और एयरवे के लिए भी जो ब्लॉक होता है उसके लिए 2 टेक्निक होती हैं, जिसको हम बोलते हैं चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट। चिन लिफ्ट का मतलब है कि जैसे चिन को हल्का सा उठाया और ये हेड को टिल्ट किया। तो नॉर्मली जो होती है कि हमारी जो टंग होती है ये पीछे गले में जाके पड़ जाती है। 75% ऑब्स्ट्रक्शंस जो होती हैं वो टंग की वजह से होती हैं। इस सिंपल मैन्यूअर से 75% ऑब्स्ट्रक्शन हमारी रिलीव हो जाती है। इसको हम बोलते हैं चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट। ये बड़ा सिंपल सा किया, बट हमें ध्यान करना है कि ट्रॉमा वाले पेशेंट्स में नहीं देना है। ये मैंने शुरू में भी बोला था, ट्रॉमा वाले पेशेंट्स में अगर सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी है तो इस मैन्यूअर से उसमें इंजरी और बढ़ सकती है, स्पाइनल कॉर्ड को हम डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जॉ थर्स्ट बोलते हैं। जॉ थर्स्ट बड़ी स्पेशलाइज टेक्निक है। उसके लिए आप वीडियोस या यूट्यूब पे या हम लोगों से आके मिल सकते हैं, तब हम बता सकते हैं। तो यहाँ से हमने जॉ को यहाँ से लिफ्ट करना है, नीचे वाले मैंडिबल को ऊपर। इसका भी पर्पस यही है कि हमारी जो टंग है वो पीछे वाली जो पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल पे पड़ी हुई है उससे आगे निकल के आ जाए, जिससे कि एयरवे का जो ट्रैक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये एयरवे हो गया। एयरवे हमने जैसे ही देख लिया, और उसके बाद में हमने इसको 1 ब्रेथ देनी है, 1 ब्रेथ सिंगल देनी है। उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं, कंप्रेशन पे आ जाएंगे। जो कंप्रेशन और ब्रेथ का रेट है वो 30:2 का है। 30 बार हमने कंप्रेशन देना है, 2 बार हमने ब्रेथ देनी है। इस तरीके से 5 साइकिल चलेंगे। 5 साइकिल के बाद में फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे? इस बीच में हाँ एक चीज़ मिस जो हुई वो ये कि चेक द रेस्पॉन्सिवनेस के बाद में हमने पल्स पैल्पेट करनी है। जो पल्स पैल्पेट करनी है उसका ये रहता है कि जो ये एडम एप्पल है, एडम एप्पल के और ये पीछे साइड में एक मसल है, इस वाले ग्रूव में हमने आना है। यहाँ पर हम इसको कैरोटिड को फील करेंगे। यहाँ पर कैरोटिड पल्स होती है। तो बड़ों में हम यूजली कैरोटिड पल्स यहाँ फील करते हैं। जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब जो इन्फेंट हैं, 1 साल से कम के हैं, या फिर जो हम चाइल्ड बोलते हैं। चाइल्ड बेसिकली जब तक उन्हें प्यूबर्टल साइंस नहीं आए, जब तक उन्होंने प्यूबर्टी अचीव नहीं की, उनको हम चाइल्ड लेके चलते हैं। तो उन केसेस में हम कई बार ये ब्रेकियल या फिर फिमोरल थाई के पास जो बड़ी नस होती है ब्लड की वेसल, उसको फील करते हैं। तो जब अगर ये फील नहीं होती है तभी हम ये कंप्रेशन, एयरवे ब्रीदिंग ये स्टार्ट करते हैं। कुछ मरीज ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनमें अगर हम जब ये पल्स फील करेंगे तो पल्स तो फील हो रही है बट वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो उन वाले पेशेंट्स में हम एवरी 3rd या 4th सेकेंड पे हम एक ब्रेथ देते रहेंगे उन्हें। जैसे नॉर्मली जो होते हैं हम 10 से 12 बार ब्रेथ लेते हैं, हम उसी रेट पे एडल्ट्स में ब्रेथ देते रहेंगे। बच्चों में हम थोड़ा जल्दी करेंगे, हम 2 से 3 सेकेंड पे उनको, और जो और छोटे बच्चे हैं उनका रेस्पिरेशन का रेट हम और बढ़ा देंगे। तो ये बेसिकली जो हमने कहा, चेक द रेस्पॉन्सिवनेस हो गई, फिर उसके बाद सीन सेफ्टी हो गई। सीन सेफ्टी के बाद हम पल्स फील करेंगे।
पल्स अगर फील नहीं होती है तो हम CAB कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग पे चले जाएंगे। और इसके 5 साइकिल के बाद भी अगर हमें वो कैरोटिड पल्स फील नहीं होती है तो हमने जो कॉल फॉर हेल्प करी थी, कॉल फॉर हेल्प हम किस लिए करते हैं कि एक हमारा ये ऑक्सीजन ये अवेलेबल हो जाए। दूसरा ये है कि हमारा डिफिब्रिलेटर जो है, ये डिफिब्रिलेटर क्या करता है कि हार्ट के रिदम को ये बंद करके दोबारा शुरू कर देता है। ठीक है, तो डिफिब्रिलेटर का ये है कि अगर इसमें एवरी 1 मिनट का अगर डिले होता है तो 7% सर्वाइवल हमारा कम हो जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हम 5 मिनट भी अगर हमने डिले किया तो हमारे 35% हम चांसेस इसमें खो देते हैं। तो ये बेसिकली मास्क है जो हम फेस पे लगाएंगे, ये अम्बू बैग बोलते हैं। अम्बू बैग बेसिकली रिजर्वायर है, इसके अंदर ये सिलेंडर से खोल के ये ऑक्सीजन आ गया है, ये ऑक्सीजन इसके अंदर भर जाता है। तो जब हम इसे सांस देंगे तो हम इसको होल्ड करने की भी टेक्निक है, इसको हम C&E टेक्निक बोलते हैं। आप देख रहे हैं C ये है, E ये है। तो C से हमने मास्क को पकड़ लिया, E जो है E हम यहाँ पर ये मैंडिबल के इधर रखेंगे, ये मैंडिबल के ऊपर हो गया, और ये C से हमने इसको कर लिया। तो इससे हम इसको मास्क को होल्ड करेंगे, C&E टेक्निक, फिर हम इससे एक सांस दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन हम फिर कंप्रेशन हमने जो 30-2 हो गया। 5 साइकिल्स के बाद में भी अगर पल्स नहीं निकल के आती है या पल्स नहीं आती है तो हम ये हमारा डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। इसमें 2 पेडल्स होते हैं, एक एक क्या कहते हैं राइट साइड में क्लेविकल के नीचे, ये मेरे क्लेविकल है, इसके नीचे यहाँ एक लगाया जाएगा, एक पे एपेक्स लिखा होता है, आप देख सकते हैं इस पे एपेक्स लिखा हुआ है। इसको हम मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन का मतलब है कि जो मेरा एंटीरियर फोल्ड है एक्सिला का, और एक पीछे की तरफ भी ऐसे फोल्ड होता है, इन दोनों के बीच में एक जो लाइन जा रही है वो उस लाइन पे हमने यहाँ पर इसको नीचे रखना है। पर ये सब रखने से पहले हमने क्या करना है कि हमने उसकी शर्ट खोल देनी है। शर्ट के नीचे अंदर कोई जेली तो नहीं है, कोई क्रीम तो नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये बेसिकली हम करंट ट्रांसमिट कर रहे हैं, और जब हम करंट ट्रांसमिट कर रहे हैं तो अगर कोई भी जेली, पानी, ये सब कुछ है तो ये करंट फैल सकता है, उसके शरीर में बर्न हो सकते हैं। और इसको देने से पहले हम जो कहते हैं सबको उस मरीज से दूर हो जाना है, जिससे कि वो जो उसकी बॉडी में जो करंट जा रहा है वो किसी और को ना लगे। तो हम बोलते हैं आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, या एक हम ये भी कह सकते हैं कि सब लोग दूर हो जाओ, है ना। फिर ये हमने इसको दोनों ये मैंने आपको दिखा दिए, यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ करेंगे। ऑन ऑफ करने के बाद में हम लीड सेलेक्ट या इस पे फिर हम रिदम देखते हैं, इसके ऊपर रिदम आ जाएगा। रिदम में बेसिकली अगर फ्लैट लाइन आ रही है तो फ्लैट लाइन का मतलब कि पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ है, तो हम फिर अगेन 30-2 के साइकिल पे फिर हम 5 साइकिल के लिए लग जाएंगे। अगर इसमें कोई रिदम आ जाता है तो इसका मतलब पेशेंट हमारा रिवाइव हो गया है, फिर पल्स उसकी आ रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको खाली सांस दे सकते हैं। तो हम ये हमारा डिफिब्रिलेटर हो गया। और इसमें एक चीज़ और है, जो 2020 या 21 की जो गाइडलाइंस हैं उसमें एक नैलोक्सोन नाम की ड्रग है, वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही है जिनमें रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि अगर उनकी पल्स फील हो रही है बट वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें वो हो सकता है कि उन्होंने कोई नारकोटिक या कोई ड्रग अब्यूज़, ओपीएम या कुछ ले रखा है, तो उन केसेस में हम उनको इंजेक्शन नैलोक्सोन भी स्टार्टिंग में दे देते हैं। और हम फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसे बंद कब करना है, कब तक हमें देना है। देखिए, अगर हमारा कोई रिलेटिव है, अपना कोई है, तो हम उसमें यूजली 35, 40, 45 मिनट तक लगे रहते हैं, और नहीं तो एटलीस्ट हाफ एन आवर तक तो देना चाहिए। या फिर ये है कि अगर पेशेंट का विटनेस अरेस्ट नहीं है, विटनेस अरेस्ट का मतलब है कि आपने देखा नहीं, वो पहले से ही उसको कुछ हो चुका है, या फिर उसको शॉक नहीं दिया गया, आपके पास डिफिब्रिलेटर नहीं है और आपकी मेडिकल टीम नहीं पहुंच रही है, तो उन केस में आपको 20 से 25 मिनट में बंद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी मेडिकल टीम पहुंच रही है और आपने विटनेस आपके सामने ही अरेस्ट हुआ है, तो उन केसेस में आपको थोड़े लंबे टाइम तक ये मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट देना चाहिए। और बेसिक बच्चों में थोड़ा सा जो मैं आपसे बात कर रहा था कि बच्चों में बेसिकली, एडल्ट्स में तो हम दोनों हाथों से ये कर रहे थे, बच्चे जो हैं तो बच्चों की बोन्स भी छोटी होंगी, उनका साइज़ भी छोटा होगा, तो बच्चों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इन्फेंट हो गया, न्यूनेट हो गया और चाइल्ड हो गया। न्यूनेट का मतलब है कि 28 दिन, और 1 साल से कम वाले इन्फेंट हो गए, और 1 साल से ऊपर जो प्यूबर्टल वो हैं वो सारे चाइल्ड में गिने जाएंगे। तो चाइल्ड और जो एडल्ट हैं वो यूजली उनको तो हम 12 साल का या 14 साल का तो हम डबल या सिंगल हैंड से, उससे छोटा है तो हम खाली एक सिंगल हैंड से यहाँ से कंप्रेशन करेंगे। जो 1 साल के या उससे कम है
उसमें हम अगर इतने मेजर फोर्स से करेंगे तो उनके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम थंब से, आप देख रहे हैं खाली ये दोनों थंब से हमने पकड़ लिया उसका, और ये थंब से हम कंप्रेस करेंगे, या फिर हम एक सिंगल थंब से भी कर सकते हैं, 2 फिंगर से कर सकते हैं, या सिंगल हैंड से कर सकते हैं। अच्छा, ये कंप्रेशन जो क्वालिटी सीपीआर की मैंने शुरू में बात करी थी, क्वालिटी सीपीआर क्या है कि क्वालिटी सीपीआर में बेसिकली एक तो आपका रेट है 100 से 120 पर मिनट आपने रेट रखना है। नंबर 2, देयर हैज़ टू बी, जो चेस्ट कंप्रेस होती है, जो चेस्ट कंप्रेस होती है उसको मिनिमम 2.5 इंचेस के आसपास, या फिर 1/3 ऑफ एपी डायमीटर। एपी डायमीटर का मतलब है कि ये जितना ही बड़ा है इसका 1/3, कम से कम ये एक तिहाई हिस्सा दबना चाहिए, तभी जाके वो इफेक्टिव कंप्रेशन होगा, तभी वो हार्ट को प्रेस करेगा और उससे ब्लड जाएगा। और ऐसे ही जो क्या कहते हैं इन्फेंट हैं, उनमें यूजली 4 सेंटीमीटर के आसपास रफली इतना कंप्रेस होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है क्वालिटी सीपीआर में, एक आपका रेट हो गया, दूसरा आपका कंप्रेशन का डेप्थ हो गई, तीसरा रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज़ को दबाते चले जाएंगे तो एक टाइम में वो बैग खाली हो जाएगा। हार्ट एक बैग की तरह जिसमें ब्लड भरा हुआ है ना। अगर हमने उसको दबाया, उसका ब्लड ब्रेन में गया या मेजर ऑर्गन में गया, उसके बाद हमें उसे टाइम देना है जिससे कि वो दोबारा भरे, तो उसको बोलते हैं हम रिकॉइल, उसको वापस ऊपर उठने देना है। तो यही है कि जब आपने कंप्रेशन देने है तो ये हाथ आपका जो है ये कंप्रेशन के साथ में उसको दोबारा वापस भी आना चाहिए, तो इसको हम इसको रिकॉइल इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जिसको क्वालिटी सीपीआर कहा जाता है। इसके बाद में बीएलएस के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। लास्टली अब हम कंक्लूड करते हैं, जो मैंने आपको सब ये बताया उसको हम बेसिक स्टेप्स में कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम चेक द रेस्पॉन्सिवनेस हो गई। चेक द रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब वही है कि हम उसे टैप करेंगे। टैप करने के बाद में अगर वो पर्सन हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम उसकी कैरोटिड पल्स देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था एडेमा पल्स के साथ में यहाँ पे फील करना है। अच्छा, एक चीज़ और है जो हमने, ये सारे जितने मैन्यूअर्स हैं इसको हमने 10 सेकंड के अंदर करना है। 10 सेकंड से ज़्यादा का हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चेस्ट कंप्रेशन पे देना है। उसके बाद में जो फिर अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, चेक रेस्पॉन्सिवनेस में वो पल्स फील नहीं होती है, तो देन वी विल कॉल फॉर हेल्प करेंगे। कॉल फॉर हेल्प में फिर हम उसके बाद में फिर हम कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे। देन एयरवे, और एयरवे के बाद में हमने जैसे अम्बू बैग या माउथ टू माउथ बेसिकली कोविड टाइम में माउथ टू माउथ इज़ नॉट एडवाइजेबल। बेसिकली हम ये खाली कंप्रेशन भी दे दें तो उससे भी काम से क्योंकि कई लोगों के दिमाग ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम कोविड के टाइम में कैसे उसे माउथ टू माउथ ब्रीथ करेंगे। तो अगर आप वो नहीं, कम से कम आप कंप्रेशन करते रहिए 30:2 वाले रेट पे आप वो करते रहिए। और बीएलएस टीम अगर आपकी एसीएलएस, उसके बाद में एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट टीम अगर आपकी पहुंच जाती है तो उसको आप पेशेंट हैंड ओवर कर देंगे एंड दे विल टेक ओवर योर पेशेंट टू द नियर बाय हॉस्पिटल। थैंक यू।